Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss another important topic of Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, which deals with the Latin maxim doctrine of res gestae. And this particular maxim is discussed under section 4 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam. So in this particular lecture, we will discuss section 3 and section 4 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. So let's start the topic. First of all, we will discuss section 3 of BSA, Bharatiya Sakshya Adhiniyam. Evidence may be given of fact in issue and relevant fact, section 3. That is a general principle regarding the evidence. So evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact in issue and such other facts as are hereinafter declared to be relevant and of no others. तो बात ध्यान में रखिए, एविडेंस हम कौन से चीज का दे सकते हैं? किसी प्रोसीडिंग में, किसी सूट में अगर हम फैक्ट इन इशू के से रिलेटेड, फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड या फैक्ट इन इशू के नॉन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड हम कोई भी एविडेंस कोर्ट में पेश कर सकते हैं या ऐसा एविडेंस कोर्ट में हम लेकर आ सकते हैं जो फैक्ट इन इशू से मेल खाता है. फॉर एग्जांपल, मर्डर हो गया, अब अक्यूज पे चार्जेस है कि उसने मर्डर किया. अब फैक्ट इन इशू क्या है? अक्यूज ने मर्डर किया है या नहीं किया है. तो अब इस फैक्ट इन इशू से जो भी रिलेवेंट फैक्ट रहेंगे तो वो हम एज ए एविडेंस कोर्ट में पेश कर सकते हैं, दूसरे कोई नहीं. तो फैक्ट इन इशू को एक तो एग्जिस्टेंस यानी मर्डर हुआ ये प्रूफ करने वाले सारे फैक्ट्स एज ए एविडेंस कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं, या अक्यूज्ड के पास अगर कोई ऐसे एविडेंस है जिससे वो साबित कर सकता है कि मैंने मर्डर नहीं किया तो ये नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशू हो जाएगा. तो इससे रिलेटेड भी एविडेंस पेश किए जा सकते हैं कोर्ट में. बात ध्यान में रखिए, फैक्ट इन इशू को एग्जिस्ट करने वाले एविडेंस भी पेश किए जा सकते हैं और फैक्ट इन इशू को नॉन एग्जिस्ट करने वाले फैक्ट एविडेंस भी पेश किए जा सकते हैं. इसके अलावा इररिलेवेंट फैक्ट या इररिलेवेंट कोई भी एविडेंस कोर्ट मानेगा नहीं. तो दैट इज अ जनरल रूल विच इज मेंशन अंडर सेक्शन 3. Explanation is given. This section shall not enable any person to give evidence of a fact which is disentitled to prove by any provision of the law for the time being in force relating to civil procedure. अब बात ध्यान में रखिए कि यहां पर this section shall not enable any person, ये सेक्शन किसी पर्सन को इस काबिल नहीं बनाता कि वो एविडेंस दे जिसको ऑलरेडी सिविल प्रोसीजर में मना कर दिया हुआ है. मतलब जो सिविल प्रोसीजर में वो इंटाइटल्ड नहीं है एविडेंस देने का, तो यहां पर भी वो इंटाइटल्ड नहीं रहेगा. ये एक्सप्लेनेशन में क्लियर किया हुआ है. तो सेक्शन 3 क्या कहता है कि फैक्ट इन इशू से रिलेटेड जो भी एविडेंसेस है वो कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं एज अ एविडेंस. अब सेक्शन 4 जो प्रिंसिपल ऑफ रेस गेस्टाई को डील करता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सेक्शन 4 का टाइटल है रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. कि एक ही ट्रांजैक्शन के जितने फैक्ट्स हैं दैट बिकम्स रिलीवेंट. तो ट्रांजैक्शन जो होता है वो ट्रांजैक्शन एक 10 सेकंड का भी हो सकता है या 10 मिनट का भी हो सकता है या 10 दिन का भी हो सकता है या 10 महीने का भी हो सकता है. तो ट्रांजैक्शन में डिफर फ्रॉम केस टू केस. तो जितने फैक्ट है एक ही ट्रांजैक्शन के पार्ट एंड पार्सल है, ऑल बिकम्स रेलिवेंट इन सेक्शन 4. फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, ऐसे फैक्ट जो इशू में नहीं है, आर सो कनेक्टेड विद अ फैक्ट इन इशू, बट उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन फैक्ट इन इशू के साथ है, और अ रिलीवेंट फैक्ट एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन आर रेलिवेंट वेदर दे ऑकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेसेस. So any fact which may not be in a fact in issue but that particular fact is so connected with the fact in issue or relevant fact as to form part of the same transaction that becomes relevant. तो fact in issue क्या हो सकता है? मर्डर का केस है तो अक्यूज ने मर्डर किया है या नहीं किया है, ये फैक्ट इन इशू हो सकता है. अब मर्डर करते वक्त वो कहां था, ये फैक्ट इन इशू नहीं है, बट वो फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है और अगर वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है इट बिकम्स रिलीवेंट.
चाहे वो एक फैक्ट रहने दो, दो फैक्ट रहने दो या 100 फैक्ट रहने दो, अगर वो एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट एंड पार्सल है, ऑल फैक्ट्स बिकम्स रिलीवेंट, सबकी सब फैक्ट्स रिलीवेंट हो जाएंगे, चाहे वो एक ही टाइम पे वो फैक्ट कनेक्ट हुए हुए हो या डिफरेंट प्लेस पे। यानी एक फैक्ट फॉर एग्जांपल मुंबई में हो सकता है, एक फैक्ट हैदराबाद में हो सकता है, एक फैक्ट और कहीं पर हो सकता है, प्लेसेस अलग अलग हो सकते हैं, टाइम अलग अलग हो सकता है, बट अगर ट्रांजैक्शन सेम है तो ऑल बिकम्स रिलीवेंट एज अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4। अब देखिए ये पर्टिकुलर एग्जांपल हम देखकर सेक्शन 4 को समझने की कोशिश करेंगे। ए कमिटेड द मर्डर ऑफ बी बाय गन शॉट। अब ए ने मर्डर किया बी का, कैसे? गोली मार के किया, जैसा इस इमेज में दिख रहा है। अब बात ध्यान में रखिए, जब वो गोली मार रहा था, जब वो इंसिडेंस ऑकर हो रहा था, तो बी चिल्ला रहा था हेल्प हेल्प, ठीक है। फिर वहां पर एक बूढ़ा आदमी था, उसने देखा कि ए बी को मार रहा है, तो उसने कहा डोंट किल हिम, कि उसको मत मारो, ठीक है। और एक पर्सन वहां पर खड़ा हुआ था, उसने बोला कि यू विल बी चार्ज, अगर तुम इसको मारोगे तो तुमको, तुम्हारे अगेंस्ट में केस होगा और तुमको सजा हो सकती है। अब बात ध्यान में रखिए, फैक्ट इन इशू क्या है? ए ने बी का मर्डर किया है, नहीं किया है, ये फैक्ट इन इशू है। लेकिन जब ये ट्रांजैक्शन चल रहा था, तब एक पर्सन कह रहा था डोंट किल हिम, इसे मत मारो, दूसरा कह रहा था कि अगर तुम मारोगे तो तुम पे चार्जेस लगेंगे, और जिसको मार रहे थे वो कह रहा था हेल्प हेल्प, मुझे बचाओ बचाओ। तो ये सारा एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट एंड पार्सल है। तो ऑल दीज फैक्ट बिकम्स रिलीवेंट एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। तो एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट एंड पार्सल बोल के ट्रीट होगा एंड दैट बिकम्स रिलीवेंट। तो ये पर्सन जो बूढ़ा डोंट किल हिम बोल रहा है, वो आके कोर्ट में बोलेगा हाँ मैंने देखा, मैं इसको चिल्लाया डोंट किल हिम, तो ये जो डोंट किल हिम उस टाइम पे बोले हुआ है, तो वो रिलीवेंट हो जाएगा। जिसने बोला कि तुम पर केस हो जाएगा, ये भी रिलीवेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें बोली गई है एक ही ट्रांजैक्शन में। तो एक ट्रांजैक्शन में जितनी चीजें कही होगी, जितनी चीजें देखी गई होंगी, जितनी चीजें बोली गई होगी, सारे के सारे रिलीवेंट हो जाएंगे सेक्शन ऑफ 4 में एज अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। अब देखिए एग्जांपल ऑफ रेस गेस्टा है कि यहां पर एक पर्सन पड़ा हुआ है जख्मी हालत में। अब हुआ ऐसा कि वो हेल्प 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 चिल्ला रहा है। अब दूसरा पर्सन उसके पास आकर बैठा, और जैसा ही वो उसके पास आकर बैठा, जो जख्मी हालत में था, उसने कहा कि मिस्टर एक्स ट्राइड किलिंग मी, कि मिस्टर एक्स ने मुझे मारने की कोशिश किया है। बात ध्यान में रखिए। अब ये सिचुएशन वही आ गई कि कैन दिस स्टेटमेंट बी एडमिसिबल एज अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन? क्या ये स्टेटमेंट जो वो बोल रहा है कि मुझे मिस्टर एक्स ने मारने की कोशिश की है, ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन माना जाएगा क्या? तो आंसर है यस, इट इज अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, बिकॉज द ट्रांजैक्शन वाज स्टिल गोइंग ऑन, ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पैशन, वो पैशन में था, ट्रांजैक्शन चल रहा था, उसको मारकर किसी ने भागा, और वही स्पॉन्टेनिटी में वो बोल रहा है हेल्प हेल्प हेल्प। और जैसा वो पर्सन उसके पास आके बैठा, इसने बोला कि मिस्टर एक्स ट्राइड किलिंग मी, मिस्टर एक्स ने मुझे मारने की कोशिश किया है, तो दैट बिकम्स रिलीवेंट। अब ये जो पर्सन बैठा हुआ है, उसने मिस्टर एक्स को, इस जख्मी पर्सन को मारते हुए नहीं देखा है, लेकिन ये पर्सन जब गवाही देगा कोर्ट में जाके कि हाँ ये जब जख्मी हालत में हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था, तो मैं उसके पास गया, तो इन्होंने मुझे बताया कि मिस्टर एक्स ट्राइड किलिंग मी, तो ये जो है इसका स्टेटमेंट रिलीवेंट हो जाएगा ये पर्सन का जो बैठा हुआ है एज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, बिकॉज ट्रांजैक्शन में बोला गया है। ट्रांजैक्शन अगर ब्रेक होता है तो वो रिलीवेंट नहीं होगा। अगले एग्जांपल में देखेंगे हम कब रिलीवेंट नहीं होगा। अब बात ध्यान में रखिए कि ये बैठा हुआ है, ये जख्मी हालत में पड़ा हुआ है, दूसरा पर्सन आया उसके पास आकर बैठा, और बैठकर उसने क्वेश्चन किया व्हाट हैपन्स। अब जो जख्मी हालत में था उसने क्वेश्चन का रिप्लाई किया मिस्टर एक्स ट्राइड किलिंग मी, कि मिस्टर एक्स ने मुझे मारने की कोशिश की है। अभी भी वही क्वेश्चन है, कैन दिस स्टेटमेंट बी एडमिसिबल एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, कि ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना जाएगा क्या? बात ध्यान में रखिए, सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर सारे फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांजैक्शन का अगर पार्ट है, तो एज ए एविडेंस रिलीवेंट हो गया, अदरवाइज नॉट। अब यहां पर जब तक ट्रांजैक्शन चलेगा तब तक रिलीवेंट होगा। पिछले एग्जांपल में वो अंडर द हीट ऑफ पैशन था, वो हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था, और उसने स्पॉन्टेनिटी में बोला कि मिस्टर एक्स ने मुझे मारने की कोशिश किया है, इसलिए वो रिलीवेंट था। अब यहां पर दूसरे एग्जांपल में ये सिचुएशन बताई हुई है
कि यहां पर वो जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, दूसरे पर्सन ने आकर उससे पूछा व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन किया। अब वो क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहा है कि मिस्टर एक्स ने मुझे मारने की कोशिश किया है। जब कभी भी कोई क्वेश्चन करेगा, इंटरवेन करेगा, ट्रांजैक्शन कम्स टू एन एंड। इसने जैसा ही इंटरवेन किया, क्वेश्चन पूछा, ट्रांजैक्शन वहीं पर खत्म हो गया। अब जो ये बोल रहा है कि मिस्टर एक्स ट्राइंग किलिंग हिम, ये उस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स है। और जब कोई पर्सन किसी क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करता है तो वो सोचता है कि मुझे आंसर क्या देना है, और जैसा ही उसने सोचा, स्पॉन्टेनिटी खत्म, ट्रांजैक्शन खत्म। अब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन नहीं होगा। इट विल नॉट बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ रेज गेस्ट टाइप। Why? Because that as soon as he put a question to the injured person, transaction comes to an end. तो transaction खत्म हो गया। इसलिए ये जो दूसरा एग्जाम्पल है ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा और रेज गेस्टाई का पार्ट एंड पार्सल नहीं होगा। देखिए, सुखर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2000 क्रिमिनल लॉ जनरल का केस है। ये इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड केस है, बट डेफिनेटली सेक्शन 4 इज इक्वल टू सेक्शन 6। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 4 है वो इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 6 के सेम है। तो इस केस में क्या हुआ था, अक्यूज शॉट टू द विक्टिम, विक्टिम को शॉट किया, उस पर सेक्शन 307 के चार्जेस लगे। व्हेन ही रेज्ड अलार्म, जब उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, जब ये गोली मार रहा था तो वो चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे मार रहा है। बात ध्यान में रखिए कि यहां पर जो दूसरा पर्सन था वहां पर मौजूद, विक्टिम टोल्ड दैट द अक्यूज शॉट एट हिम। जैसा वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, अक्यूज ने उसको मारकर वहां से भाग गया। ये जो दूसरा पर्सन है लेफ्ट साइड में, उसको उसने कहा कि मुझे अक्यूज ने मारकर भाग गया है। अब बात ध्यान में रखिए, यहां पर ये जो पर्सन है थर्ड पर्सन जो आपको जैकेट में दिख रहा है, उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया। जब उसने उसको गन शॉट किया तो वो चिल्ला रहा था और चिल्लाते चिल्लाते ही उसने कहा कि अक्यूज ने मुझको मारकर भागा है। अब यहां पर द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस हेल्ड एडमिसिबल अंडर सेक्शन 4, ये सेक्शन 4 में एडमिसिबल होगा। इट इज नॉट अ सेक्शन 6, सेक्शन 4 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 4 में वो एडमिसिबल होगा एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन वाज स्टिल गोइंग ऑन, ट्रांजैक्शन चल रहा था, तभी उसने चिल्लाया कि बचाओ बचाओ, मुझे अक्यूज ने मारकर भाग गया है। अभी जैकेट वाला स्टेटमेंट देगा कोर्ट में जाके कि मैं जब रास्ते से जा रहा था तो मैंने इनके चिल्लाने की आवाज सुनी और इन्होंने ये चिल्लाया कि अक्यूज ने मुझे मारकर भाग गया है। तो डेफिनेटली भले ही ये जैकेट वाले पर्सन ने अक्यूज को, विक्टिम को मारते हुए नहीं देखा है, फिर भी ये जैकेट वाले पर्सन का स्टेटमेंट सेक्शन 4 में रिलीवेंट हो जाएगा। इस केस में ऐसा माना गया है। सवालदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब इस केस में देखिए कि इस केस में क्या होता है, द एरे ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द हाउस व्हेन देयर मदर वाज बीइंग किल्ड बाय देयर फादर बिकम अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन एंड देयरफॉर फेल अंडर सेक्शन 4 एंड बिकम एडमिसिबल एज वैलिड एविडेंस। तो यहां पर भी सेम सिचुएशन ये है कि इस केस में भी ऐसा ही हुआ था कि ये तो इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड केस हुआ था, सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट का है, तो सेक्शन 4 इज इक्वली एप्लीकेबल। अब यहां पर सेक्शन 4 आ जाएगा। सिर्फ क्या हुआ था कि यहां पर इस पर्टिकुलर केस में जब बच्चों का फादर उसके मां को जान से मार रहा था तो वो बच्चे चिल्ला रहे थे कि मेरा बाप मेरे मां को मार रहा है। द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द हाउस when their mother was being killed by their father becomes a part and parcel of the same transaction। जब बाप वो मां को मार रहा था तो बच्चे जो चिल्ला रहे थे, जिन लोगों ने वो आवाज सुना, उनके स्टेटमेंट को कोर्ट ने सेक्शन 6 में इंडियन एविडेंस एक्ट के, और अगर आगे चल के कोई केस होता है तो सेक्शन 4 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ये रिलीवेंट कहलाएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन वाज स्टिल गोइंग ऑन। फादर मदर को मार रहा था तब बच्चे चिल्ला रहे थे, तो वो जो चिल्लाना है दैट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड नाउ अंडर सेक्शन 4 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। बिश्ना वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये भी सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को डील करते हुए केस डिसाइड किया था। अब जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन है वो सेक्शन 4 डील करेगा। When the two witnesses reached the place of occurrence immediately after the incident had taken place and found the dead body of the
प्राण कृष्णा एंड इंजर्ड नेपाल इन अ अनकॉन्शियस स्टेट। अब बात ध्यान में रखिए कि यहां पर जैसा ही इंसिडेंट हुआ उसके फौरन बाद दो विटनेसेस वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रण कृष्णा की डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई है और नेपाल जो पर्सन है वो अनकॉन्शियस स्टेट में वहां पर पड़ा हुआ है। वन ऑफ देम फाउंड द मदर ऑफ प्रण कृष्णा नेपाल वीपिंग एंड हर्ड अबाउट द इंटायर इंसिडेंट फ्रॉम एन आई विटनेस एंड द रोल प्लेड बाय ईच ऑफ द अपेलेंट। अब ये जब देखे उन्होंने कि प्रण कृष्णा की डेड बॉडी है, नेपाल अनकॉन्शियस स्टेट में है, एक विटनेस ने देखा कि उनकी मां एक कोने में बैठकर रो रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है और चिल्लाते हुए वो सारा इंसिडेंट्स बयान कर रही है कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ, मेरे बच्चों को इन्होंने मार दिए, लाइक दैट। पूरा इंसिडेंस उसने बनाया और किसने मारा, किसने क्या रोल प्ले किया, सारी चीजें। यहां पर विटनेस ने जाकर उसके मां को क्वेश्चन नहीं किया, वो अंडर द हीट ऑफ पैशन कि हाँ मेरे बच्चों को मार दिया है, इसने मारा, उसने मारा, लाइक दैट इस तरीके का वो चिल्ला रही थी। विटनेस ने सुना। Their testimony was held to be admissible under section 6 of the Evidence Act। वो विटनेस ने कोर्ट में जाकर बोला कि जब अक्यूज ने मारकर वहां से भागे, हम वहां पर जब पहुंचे तो प्रण कृष्णा की डेड बॉडी थी और नेपाल अनकॉन्शियस स्टेट में था और उनकी मां ये सारा कुछ कह रही थी। तो विटनेस ने जो स्टेटमेंट दिया वो सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में रिलीवेंट माना कोर्ट ने, और आगे चल के सेक्शन 4 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐसा कोई इंसिडेंस होता है तो वो रिलीवेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन में बोली हुई चीजें फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन है, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स रिलीवेंट। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, the gesture made by the victim who was dying that the accused had killed her came under the purview of res gestae। तो यहां पर क्या हुआ? the gesture made by the victim who was dying, तो जो इशारे करा विक्टिम ने जब मरते हुए, that the accused had killed her came under the purview of res gestae, कि उसने इशारों में कहा कि अक्यूज ने उसको मारा। अब जिसने भी वो इशारे देखा उसके, वो जाकर कोर्ट में बोलेगा और कोर्ट ने उसको रेस गस्टाई का पार्ट माना। फॉर एग्जाम्पल, अब इस केस में अगर मैं विटनेस हूं फॉर एग्जाम्पल, तो उस लेडी को जो अक्यूज ने मारा था उसका गला कट किया था उसने, तो उसको वोकल कॉर्ड कट हो जाने की वजह से उसको बात करने नहीं आ रही थी, उसने इशारों से कहा कि ये पर्सन ने उसको मारा। अब वो मैंने देखा और मैंने जाके कोर्ट में बोला कि मैं जब वहां पर पहुंचा तो उसने इशारों में ऐसा ऐसा कहा कि इसने मारा, लाइक दैट। तो मेरा जो स्टेटमेंट है वो सेक्शन 6 में एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सेम ट्रांजैक्शन माना जाएगा और वो एज अ रेस गस्टाई एडमिसिबल होगा कोर्ट में। श्याम नंदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, an FIR was lodged soon after the incident by a person who witnessed. It was held to be a part of the happening as it came under the purview of section 6 of Indian Evidence Act। सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम अभी का होगा, तो यहां पर ऐसा ही हुआ था। FIR was lodged soon after the incident by a person who witnessed, कि जिसने ऑफेंस होते हुए देखा इमीडिएटली उसने जाके FIR रजिस्टर्ड किया, तो कोर्ट ने माना कि जो FIR उसने रजिस्टर्ड किया वो सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का पार्ट एंड पार्सल है, और आगे जब कभी भी ऐसा केस होगा तो सेक्शन 4 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वो पार्ट एंड पार्सल माना जाएगा। अब प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 4 पे आ सकता है। द एक्सप्रेशन रेस गस्टाई मीन्स द थिंग्स डन इन द कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन, अ थिंग बिलोंगिंग टू द गेस्ट, demeanor of the witness under examination in the court, a thing belonging to nobody। तो अगर हम देखें तो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। और प्रोबेबल क्वेश्चन है, अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गस्टाई अप्लाइज टू ओनली सिविल प्रोसीडिंग, ओनली क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ओनली टू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, बोथ ए एंड बी। तो अगर हम देखें तो यहां पर ओनली क्रिमिनल प्रोसीडिंग को ही रेस गस्टाई का पार्ट अप्लीकेबल रहेगा। अनदर प्रोबेबल क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द वर्ड टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन आर प्रोवाइडेड, तो कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 4 इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अनदर प्रोबेबल क्वेश्चन, इंडियन एविडेंस एक्ट, facts which though not in issue are so connected with a fact in issue as to form part of the same transaction, whether they occurred at the same time and place or at a different time and places, are irrelevant, are relevant, are partly relevant, none of the above। तो यहां पर आर रिलीवेंट है। अब इंडियन एविडेंस एक्ट है, यहां पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ जाएगा, सेम रिलीवेंट हो गए, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन जो भी रहेगा। तो ये था रेस गस्टाई का
पार्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।